Hello students, how are you all doing? Beta, today's world is the world of chemicals, and to understand the nature of chemicals, we need to understand the basic principles of formation of molecules and compounds. Now, if we want to learn how the molecules are combined together, we must study different types of chemical bonds and the various theories associated with the formation of chemical bonds. यदि हमें मॉलिक्यूल्स के बनने को समझना है तो हमें इसकी थ्योरीज को समझना पड़ेगा और आज इसी क्रम में वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड द थ्योरी इज मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी. This is your AKS sir. So without wasting any time, let's start today's topic. The molecular orbital theory और जिसे हम MOT कहते हैं, it was developed by F. Hun and R.S. Millikan in 1932. ये हुन और मलिकन के द्वारा 1932 में दिया गया. In simple words, the molecular orbital theory states that each atom tends to combine together. Atoms जब आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है. So let's see the main points of this theory. पहला जो पॉइंट है, the electrons in a molecule are present in the various molecular orbitals. जो मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन होते हैं वह मॉलिकुलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं, जबकि एटम्स के इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होते हैं. The atomic orbitals of comparable energies and proper symmetry combine to form molecular orbitals. जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वह अलग अलग एनर्जी वाले होते हैं और प्रॉपर सिमेट्री वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वह आपस में जुड़कर मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं. हमें ये समझना होगा कि जब एटम आइसोलेटेड होता है तो एटम न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. एटम के न्यूक्लियस के अराउंड जो है वह इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं. पर जब कोई दूसरा एटम इस एटम के पास अप्रोच करता है तो न्यूक्लियस और उसके चारों ओर के इलेक्ट्रॉन की सिमेट्री या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण या फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण डिस्टर्ब हो जाती है और इस कारण अलग अलग प्रकार के मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनते हैं. While an electron in an atomic orbital is influenced by one nucleus, in molecular orbital it is influenced by two or more nuclei. जैसा कि आपको मालूम है कि किसी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह केवल अपने न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो सिमेट्री में पाए जाते हैं, परंतु जब वो मॉलिक्यूल में प्रवेश करते हैं जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई रहते हैं तो उन्हें उन सबका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर पाया जाता है. इसीलिए ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वह मोनोसेंट्रिक कहलाते हैं, जबकि जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं वह पॉलीसेंट्रिक होते हैं, अर्थात इनके ऊपर दो या दो से ज़्यादा न्यूक्लियाई का या न्यूक्लियस का इफेक्ट होता है. The number of molecular orbitals formed is equal to the number of combining atomic orbital. जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वह आपस में जुड़कर मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाते हैं. तो इनका जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल का नंबर है, जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो होता है वह जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड होते हैं उनके नंबर के बराबर होता है. तो दो प्रकार के मॉलिकुलर ऑर्बिटल इसमें बनते हैं. वन इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल while the other is called the anti-bonding molecular orbital. दो प्रकार के ऑर्बिटल यहाँ पर बनते हैं. नेक्स्ट इज द बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल हैज़ लोअर एनर्जी एंड हेंस ग्रेटर स्टेबिलिटी. जो बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल होता है इनकी एनर्जी उनके जो पेरेंट यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं उनसे उनकी एनर्जी जो है वह कम होती है और इसलिए इनकी स्टेबिलिटी जो होती है वह ज़्यादा होती है, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा होती है तो इसलिए इनकी स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है. नेक्स्ट इज द मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन अकॉर्डेंस विद द अबव प्रिंसिपल ओबेइंग द पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड द होन्स लॉ. जैसा कि आपको मालूम है कि
किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं वह अलग अलग प्रकार के प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं और उसी के बेसिस पर हम एटम में इलेक्ट्रॉन को समझते हैं। ये जो प्रिंसिपल्स हैं वह अहबाउ प्रिंसिपल है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है और हुन्स रूल है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी जो होते हैं वह भी इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और इनके आधार पर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को समझ पाते हैं। नेक्स्ट अब देखते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बच्चों, अकॉर्डिंग टू द वेव मैकेनिक्स, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं दीज कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय वेव फंक्शंस। इन्हें हम वेव फंक्शंस के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेव फंक्शन को हम साई के रूप में इस सिंबल के द्वारा भी लिखते हैं और ये जो साई होता है वह इलेक्ट्रॉन वेव के एम्पलीट्यूड को एग्जिबिट करता है, उसको बताता है। आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो करते हैं, इसलिए हम इन्हें ड्वेल नेचर के रूप में एक्सप्लेन करते हैं। यदि हम इसे एक हाइड्रोजन एटम जो कि एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है उसकी बात करें तो इसमें दो हैं एटम हैं, हाइड्रोजन में दो एटम हैं। यदि हम इसे ए और बी के रूप में लिखें तो पहले एटम को साई ए और दूसरे एटम के वेव फंक्शन को हम साई बी के रूप में लिखेंगे और इससे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसे साई एमओ अर्थात साई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू साई ए प्लस माइनस साई बी। अब ये जो प्लस माइनस है वह शो करता है कि इसका या तो एडिशन के द्वारा या सब्ट्रैक्शन के द्वारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल के एडिशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो इसे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या सिग्मा के रूप में शो करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू साई ए प्लस साई बी, अर्थात यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वह एटॉमिक ऑर्बिटल के एडिशन से बन रहा है, उनके मिलने से बन रहा है। यदि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को सिग्मा स्टार के रूप में शो करते हैं तो यह एटॉमिक ऑर्बिटल के सब्ट्रैक्शन से बनने वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। इसे हम सिग्मा ए माइनस सिग्मा बी के रूप में शो करते हैं। तो इस प्रकार से वेव फंक्शन के बेसिस पर भी हम इन्हें समझने का प्रयास कर सकते हैं। अब यदि हम इसे न्यूक्लियस के टर्म में देखें तो आइए इसे समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम हाइड्रोजन के एक न्यूक्लियस को हम इस प्रकार से शो करें और दूसरे न्यूक्लियस को इस प्रकार से शो करें तो ये जो दो न्यूक्लियस होता है इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन जो हैं वह पाए जाते हैं। अब ये जब आपस में एक दूसरे को अप्रोच करता है तो यहाँ पर H और H के बीच में ओवरलैपिंग होती है और ओवरलैपिंग किस प्रकार से होती है इसी के बेसिस पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ये ओवरलैपिंग होती है तो ये जो ओवरलैप वाला स्ट्रक्चर है यहाँ पर ये जो न्यूक्लियस है वह यदि किनारे की ओर है अर्थात एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर है तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो मिनिमाइज हो जाएगा और यहाँ पर बीच में आसानी के साथ इनके इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं, जहाँ पर इन्हें दोनों न्यूक्लियस से लगने वाला जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो बहुत कम लगेगा और इसलिए इनके ऊपर रिपल्शन फोर्स कम होने के कारण इसकी एनर्जी भी कम होगी। इसे यदि हम इस प्रकार से शो करें कि एक वेव, आपको मालूम है कि कोई भी वेव जो होता है वो इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव एम्पलीट्यूड शो करता है। तो यदि हम किसी एक मिनट यदि कोई एक वेव जो इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में शो कर रहा है पहले एटम का और दूसरे एटम का भी पॉजिटिव और नेगेटिव शो कर रहा है, अब यदि इनके अलाइनमेंट एक ही ओर है मतलब पॉजिटिव साइड एक ओर है, नेगेटिव साइड एक ओर है, तो इसे हम कहते हैं इन फेज अलाइनमेंट। और इन फेज अलाइनमेंट सेम मैग्नीट्यूड का होने की वजह से इनका जो आपस में जुड़ता है तो इसका जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है वो काफ़ी लार्जर हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है और इस प्रकार से दोनों के मिलने से जो यहाँ पर रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड बना वह
कंस्ट्रक्टिव होने की वजह से हमें काफ़ी लार्जर वेव देखने को मिलते हैं। इसे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने को मिलता है। अर्थात यदि इन फेज अलाइनमेंट होता है तो हमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलता है। अब ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, यदि हम एनर्जी के टर्म्स पर इसकी बात करें तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी से अधिक होती है। अर्थात एटॉमिक ऑर्बिटल में एनर्जी का लेवल बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के एनर्जी लेवल से ज़्यादा होता है। तो जो रिजल्टेंट हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, जिससे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल रहे हैं, ये एनर्जी कम होने की वजह से, इसकी एनर्जी कम है तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होता है, ज़्यादा स्थायी होता है, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है इसको कम से कम फेस करना पड़ता है। यदि हम इसके दूसरे केस की बात करें, जहाँ पर एक का पॉजिटिव नेचर दूसरे के नेगेटिव नेचर के और पहले का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव नेचर के अलाइनमेंट में हो, तो इसे हम आउट ऑफ फेज अलाइनमेंट कहते हैं। अर्थात एक दूसरे के ऑपोजिट वेव फंक्शन को ये शो कर रहा है। अब यदि ऑपोजिट वेव फंक्शन को शो कर रहा है तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और रिजल्टेंट हमें शून्य मिलता है। तो इस प्रकार का जो कॉम्बिनेशन है वह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के टर्म्स में समझा जाता है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से हमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं दैट इज़ द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं उसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज़्यादा होती है और ज़्यादा एनर्जी होने की वजह से ये ज़्यादा डिस्टेबलाइज्ड हो जाता है और यह इसकी स्टेबिलिटी जो है वह कम होती है। अब यदि हम इसे फिगर के रूप में देखना चाहें तो किसी एक एटम का, फर्स्ट एटम का, यदि हम फंक्शन को साई ए के रूप में और सेकंड एटम का, इस एटम का फंक्शन को हम साई बी के रूप में लिखें, इसको हम एटम ए मान सकते हैं, इसको एटम बी मान सकते हैं। तो एटम ए का जो फंक्शन है उसे हमने साई ए के रूप में लिखा और एटम बी के वेव फंक्शन को साई बी के रूप में लिखा। अब यदि इनके एनर्जी से कम एनर्जी वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है जिसको कि हम नीचे की ओर शो करते हैं, तो इसे हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा मॉलिक्यूलर बॉन्ड कहलाता है यहाँ पर, तो यह साई ए और साई बी के प्लस के द्वारा बनता है, अर्थात उनके एडिशन से बनता है। इसके ऑपोजिट यदि जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है वह दोनों वेव फंक्शन के सब्ट्रैक्शन से बनता है, तो इसे हम सिग्मा स्टार साई ए माइनस साई बी के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि हम कुछ कंडीशंस की बात करें जो एटॉमिक ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन के लिए ज़रूरी होता है, तो अभी हम इनको सबको पहले ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनके कॉम्बिनेशन में तभी वो सक्सेसफुल होते हैं जब उनकी एनर्जी जो है वो या तो सेम होती है या सेम मतलब लगभग आसपास होती है। फॉर एग्जांपल, पहले का 1s जो है वह आसानी के साथ दूसरे के 1s से रिएक्ट कर सकता है और इनकी एनर्जी लेवल सेम होने की वजह से इनके बीच में आसानी के साथ इसके इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटर कर पाएंगे। परंतु यदि पहले का 1s दूसरे के 2s से कंबाइन होना चाहे तो इनकी एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से ये आसानी के साथ इनका कॉम्बिनेशन नहीं हो पाता। सेकंड, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम सिमेट्री अबाउट द मॉलिक्यूलर एक्सिस। जो मॉलिक्यूलर एक्सिस होती है उसके अराउंड सिमेट्री यदि सेम होती है तो वह आसानी के साथ मिल पाते हैं। यदि हम बात करें, सामान्य तौर पर आपको मालूम होगा कि जो 2pz स्ट्रक्चर होता है, z एक्सिस होता है, उसे हम मॉलिक्यूलर एक्सिस कहते हैं। तो 2pz पहले का 2pz दूसरे का, ये आसानी के साथ कंबाइन हो पाते हैं। परंतु यदि 2pz को यदि हम x के साथ या y के साथ कंबाइन कराना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो सेम सिमेट्री वाले एक्सिस जो है, मॉलिक्यूलर एक्सिस के अराउंड जो है एटॉमिक ऑर्बिटल मिल पाते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना पाते हैं।
नेक्स्ट, द कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग कितनी हो पा रही है। जैसे कि आपको मालूम है कि जब कोई भी ऑर्बिटल ओवरलैप होता है तो उसकी ओवरलैपिंग, जैसे मान लीजिए किसी का s ऑर्बिटल है दूसरे के s ऑर्बिटल के साथ, या p ऑर्बिटल दूसरे की p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है, तो दोनों स्टेट में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो है वह बॉन्ड के स्ट्रेंथ को डिसाइड करता है। तो यह भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बच्चों, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं वो सामान्य तौर पर अलग अलग प्रकार से बनते हैं। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के अलावा उनका नेचर, यदि सिग्मा बॉन्ड बन रहा है तो उसको हम सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिखते हैं। पाई बॉन्ड की स्थिति में पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल या डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आदि, इस प्रकार से हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को लिख पाते हैं। आइए अब इस चैप्टर में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की बात करें, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। H2 मॉलिक्यूल किस प्रकार से बनता है। बच्चों, आपको मालूम है हर हाइड्रोजन के पास उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन है जो कि उसके 1s ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। इसको हम 1s1 के रूप में शो करते हैं। अब यदि पहला हाइड्रोजन है जिसका इलेक्ट्रॉन 1s1 है, दूसरा हाइड्रोजन जिसका इलेक्ट्रॉन 1s1 है, अब इनके मिलने से जो इनका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, इसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से 1 और 2 इस प्रकार से दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वह नीचे यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एंटर करेंगे और इसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अर्थात सिग्मा स्टार 1s के ऑर्बिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। तो इस प्रकार से इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ Nb माइनस Na। Nb मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और Na मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो यदि हम इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए देखें तो हाफ Nb यहाँ पर बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसे हम लिखेंगे 2, और एंटी बॉन्डिंग में कोई नहीं है तो 0। तो इस प्रकार से हमारा ये जो आ रहा है 2/2, और इसका हाइड्रोजन के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर मिलता है वो 1 मिलता है। अब यदि हम हीलियम मॉलिक्यूल की बात करें He2 का, आपको मालूम है हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो He को हम 1s2 के रूप में उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को शो करते हैं। अब जो पहला हीलियम का मॉलिक्यूल है, एटम है, उसमें 1s2, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और सेकंड हीलियम के एटम में 1s2, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यदि इनके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो सिग्मा 1s में 1 और 2 इस प्रकार से 2 तो नीचे पहुंच गए, टोटल हमारे पास 4 था उसमें 2 नीचे पहुंच गए, तो एंटी बॉन्डिंग के लिए भी हमारे पास 2 बच रहा है, तो 1 और 2। तो इस प्रकार से हीलियम मॉलिक्यूल में बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन हमको मिलता है और एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलता है। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर यदि हम निकालते हैं तो हाफ Nb में 2 और Na में भी 2, तो इट विल बी 0/2। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हीलियम मॉलिक्यूल है इसका बॉन्ड ऑर्डर नहीं है, और इसलिए हम हीलियम मॉलिक्यूल He2 को उसके एग्जिस्टेंस को नहीं पाते हैं, और हम ये देखते हैं कि हीलियम 2 मॉलिक्यूल जो है वह एग्जिस्ट नहीं करता है। एक और एग्जांपल देखें लिथियम मॉलिक्यूल के लिए। लिथियम Li2, लिथियम में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो टोटल 3 होते हैं एक के पास, तो उसको हम 1s2 2s1 के रूप में लिखें, और यदि हम इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करें तो पहले लिथियम के लिए 1s2, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन, और 2s1 अर्थात इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन। सेकंड लिथियम के एटम में 1s2, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, और 2s में 1। तो सेकंड में भी इस प्रकार से लिथियम में 1s2 और 2s1। अब यदि हम यहाँ पर देखें कि 1s2 और 1s2 टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो सिग्मा 1s में 1
2 सिग्मा डैश 1s में 1 और 2, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से इसमें ऑक्यूपाई हो जाएंगे। यदि हम 2s की बात करें, दोनों के पास 2s1 में 1, 2s1 1 है, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अब यदि हम इसको भरें तो 1 और 2 यहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। एंटी बॉन्डिंग के लिए इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है। तो इस प्रकार से लिथियम मॉलिक्यूल के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर निकलेगा हाफ, Nv में ये 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हैं और Na में ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस प्रकार से 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। तो लिथियम मॉलिक्यूल के लिए जो बॉन्ड ऑर्डर है वह हमारे पास 1 देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। एग्जामिनेशन में ये काफ़ी पूछा जाता है बच्चों, तो इसे अच्छे से देख लीजिए। N2 में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से है 1s2 2s2 2p3। तो यदि हम दोनों N के लिए इसे हम डायग्राम में शो करें तो 1s2 ये पहला नाइट्रोजन एटम है, ये दूसरा नाइट्रोजन एटम है। 1s2 इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस प्रकार से सिग्मा 1s में अर्थात बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 1 2 और ये 3 और 4 ये 2 एंटी बॉन्डिंग में भी चला जाएगा। 2s में भी देखें तो 2s2 2 दोनों स्टेट है 2s2 2s2। तो 2s2 में 2 होने की वजह से टोटल हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो यदि हम इसे यहाँ देखते हैं तो 2 और 2 4, तो नीचे से स्टार्ट करेंगे 1 और 2 3 और 4। तो इस प्रकार से जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर ऑक्यूपाई हो जाते हैं। अब इसमें इम्पॉर्टेंट है 2p ऑर्बिटल। आपको मालूम है जो 2p ऑर्बिटल होता है उसमें x, y और z ये तीनों एक्सिस पाए जाते हैं। यदि हम इसे x लिख लें, इसे y लिखें, इसे z लिखें, तो आप देखेंगे कि z एक्सिस जिसको कि हम मॉलिक्यूलर एक्सिस भी कहते हैं उसमें सिग्मा बॉन्ड मिलता है जिसको हम सिग्मा 2pz लिख रहे हैं। तो यदि हम नाइट्रोजन के 2p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को शो करें तो 3 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से तीनों के पास एक चल जाएगा। यहाँ पर भी 1 2 और 3। So we have total 6 electrons in 2p orbital. So we'll first fill the orbital with lowest energy, that is the 2pz orbital. 2pz orbital का एनर्जी सबसे कम है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जाएगा 1 और 2, then 3 और 4 और 5 और 6। अब जो कि 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ बॉन्डिंग में ही ख़त्म हो गए, हमारे पास एंटी बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं बच रहा है। तो इस प्रकार नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में एंटी बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण ये इसमें एंटर नहीं करते। अब यदि हम इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर को देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये पहले गिनेंगे हम। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है 2 और 2 4 and we have total 6 electron in 2p orbitals. So 6 plus 4 that is 10. तो यहाँ पर हाफ Nb में हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और Na में यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ऊपर की ओर हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह केवल 4 होंगे। तो इसका जो वैल्यू आएगा 1/2 और यहाँ पर इंटू 6, तो इट इज़ 6/2 दैट्स इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 3 का मिलता है। और यदि हम इसे देखें कि नाइट्रोजन के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी के पास इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस वजह से नाइट्रोजन जो है वह डायमैग्नेटिक होगा। दैट मीन्स अगर इसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके द्वारा ये अट्रैक्शन शो नहीं करेगा, उसके द्वारा ये रिपेल होगा। इसलिए इस वजह से नाइट्रोजन डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नहीं होने की वजह से नाइट्रोजन एक डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एज वी नो the atomic number of oxygen is 8, so its electronic configuration will be 1s2, 2s2 and 2p4. So when we see the molecular orbital diagram of oxygen molecule, we'll see in 1s orbital it has 2 electrons, so it will be 1s2 and 1s2 here. So जब ऐसे हम भरेंगे तो सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। अब जब 2s की बात करें, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 एंड 1 एंड 2। अब जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से नीचे 2 चल जाएंगे, 1 2 3 एंड 4। तो इसके चारों इलेक्ट्रॉन जो हैं 2 बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में जाकर ऑक्यूपाई हो जाते हैं। अब यदि हम 2p की बात करें, 2p में total number of electron is 4, so it will be like this 1 2 3 and 4. Here also 1 2 3 and 4। अब 8 इलेक्ट्रॉन है, तो जब इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा तो नीचे से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 and 6। Still we have 2 electrons left, so they will enter into the anti-bonding molecular orbital, so the electrons will be 1 and 2 here, so total 8 electrons are there और ये सभी भर गए इस प्रकार से। अब यदि हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं तो हाफ Nb माइनस Na बॉन्ड ऑर्डर के लिए, तो हाफ Nb में देखिएगा this is 2 and this is 2 4 and here it is 6, total number is 10 electrons in bonding molecular orbital and in anti-bonding it is 2 and 2 into 4 5 and 6, total number of electrons in anti-bonding is 6, so it will be 10 minus 6, that is 4 upon 2 comes 2। so ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड ऑर्डर 2 हमें देखने को मिलता है। एज वी हैव सीन दैट इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल देयर आर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होगा वह पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक। अब यदि हम एक स्पेशल केस देखें, डाई हाइड्रोजन आयन, अभी तक हमने मॉलिक्यूलर स्टेट में ऑर्बिटल डायग्राम को देखा, अब हम एक आयनिक स्टेट वाले को देखें H2+। अब यहाँ पर 1+ है, इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो यदि हम इसे लिखें, इसे मान लीजिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा इसमें भी केवल हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ही जाएंगे। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर इस प्रकार से होगा हाफ, अब एक ही इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग में तो 1 - 0, तो इट विल बी 0.5, तो इसके लिए 0.5 इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है। एक केस और देख लेते हैं, ऑक्सीजन O2+। अब O2+ में आपको मालूम है एक O के पास 8 होता है, तो यदि प्लस है तो एक इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो दूसरे के पास हम 7 ले लेते हैं। तो 8 वाले इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में 1s2 2s2 2p4 और 7 वाले के लिए 1s2 2s2 2p3 हम ये लेके चले। और यदि अब हम इसे बनाते हैं तो 1s2 नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं 1s2, तो बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 and 2 3 and 4, इसे चारों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1s में 2 बॉन्डिंग में 2 एंटी बॉन्डिंग में फिल हो जाते हैं। 2s2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 and 4। तो अब यहाँ पर क्या होगा, नीचे 2 और ऊपर 2 ये एंटर करेंगे। अब 2p में क्या है, एक के पास 4 है, तो इसे हम बना ले 1 2 3 and 4। दूसरे के पास केवल 3 है, तो इसे हम बनाएंगे 1 2 and 3।
अब यदि इससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो टोटल वी हैव 7 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द लोएस्ट एनर्जी शेल। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6, जो कि 7 है। तो ऊपर भी एंटी बॉन्डिंग में भी एक एंटर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। तो इस प्रकार से इसके लिए जो बॉन्ड ऑर्डर होगा हाफ एन बी माइनस एन ए। एन बी में देखें ये 2 4 और ऊपर की ओर 6, तो टोटल इज 10। हाफ एन बी इज 10। एन ए यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और 2 to 4 and 1 is 5. So total we have 5 electrons in anti-bonding molecular orbital, and when we calculate this it will be 5 upon 2 and the answer is 2.5. So here we have 2.5 bond order in O2 1+. So हमने देखा बेटा कि बॉन्ड ऑर्डर के टर्म में, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के टर्म में हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को और अच्छे से समझ पाते हैं। यदि हम देखते हैं कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है, बॉन्ड ऑर्डर अगर 1 है तो वह सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो वह डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा। बॉन्ड ऑर्डर 3 होने से इट विल रिप्रेजेंट द ट्रिपल बॉन्ड, एज इन केस वी हैव सीन इन नाइट्रोजन, वी हैव सीन like this. In case of oxygen it is like this, and in case of hydrogen it is like this. So बच्चों, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इससे हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन कहाँ पर एंटर करता है और उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसकी स्टेबिलिटी कितनी होगी, उसमें मैग्नेटिक बिहेवियर दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो इस चैप्टर के माध्यम से हमने केमिकल बॉन्डिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कवर किया, दैट इज़ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। सो विद दिस मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन यहाँ पर दे दीजिए। मैं ज़रूर आपको पर्सनली मैसेज करके आपके आंसर को देने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। बाय बाय।